ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने दो बायोमोलिक्यूल कंप्लीट कर लिए थे। एक था कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या था, इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में, राइट। तो उसके बाद में थर्ड बायो मॉलिक्यूल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लिपिड। तो क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट इसके आगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है उसके अंदर सैपोनिफिकेशन दिया हुआ है, साबुन बनाना। तो साबुन बनाने के लिए हमें घी तेल की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो पहले तुम्हें इसका स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए, है ना। तो ये मैं आपको आज की क्लास में लिपिड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसमें हम बात करेंगे क्या लिपिड के बारे में। तो लिपिड कोई भी एक मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होता है, ये ध्यान रखना कि ये कोई मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लाइक हम लोगों ने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं, पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। बिल्कुल वैसे ही लिपिड जो होता है वो पॉलीमर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको मोनोसेकेराइड का रिपीटेशन आपको नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आज आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो क्वेश्चन आप सब लोग ट्राई करना, ठीक है। वो अच्छा क्वेश्चन मिल गया था मुझे एक, ठीक है। तो नाउ लिपिड की बात करें तो लिपिड जो होती है वो एक्चुअली कहां प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने कभी ब्लबर के बारे में सुना है? देखो, ये तो हमें पता है कि हमारी बॉडी का क्या है, ये एनर्जी सोर्स होता है। क्या होता है? एनर्जी सोर्स। तो हमारी बॉडी का 20 से लेकर 25% एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी का 20 से लेकर 25% एनर्जी हमें कहां से मिलती है, लिपिड से मिलती है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो फूड का स्टोरेज होता है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैक्सिमम का फूड का जो स्टोरेज होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, फैट के। बट अगर आपको पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कौन सी फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा स्टोर होता है लिवर और मसल्स के अंदर। बट अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फूड ही कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो आप आंसर दोगे क्या, फैट। अब हम एक पोलर एनिमल की तरफ चलते हैं, मतलब पोलर पोल्स की तरफ चलते हैं अर्थ के, जहां पे आपने देखा होगा कि पोलर बियर वगैरह मिलते हैं। तो जनरली आप लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन होगा कि वहां पे एक एलिफेंट भी मिलता था पहले, मैमूथ, है ना, जो व्हाइट एलिफेंट है। सो बेसिकली उन एनिमल्स को अगर देखोगे तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्किन के जस्ट नीचे एक फैट का बहुत ही थिक लेयर मिलता है, और फैट जो होता है वो एक्चुअली हीट का इंसुलेटर होता है, वो हीट को क्रॉस नहीं होने देगा। तो दैट्स वाई जो ठंडे एरिया के अंदर जो मोटे लोग होते हैं वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये एक और काम करता है क्या, हीट इंसुलेटर का भी, हीट इंसुलेटर। और वो भी कहां पे, इन पोलर बियर के अंदर या फिर पोलर एनिमल्स के अंदर काम करता है ना। उसके बाद आप लोगों ने कभी देखा होगा जैसे ब्लू व्हेल पानी के अंदर रहती है ना, बट वो इतनी बड़ी साइज होने के बावजूद भी वो डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन उसकी स्किन के नीचे आपको फैट का एक बहुत ही मोटा थिक लेयर मिलेगा, और वो जो फैट होता है वो उसको, ब्लू व्हेल को क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल, हम लोग अगर पानी के ऊपर घी तेल डाल देते हैं तो क्या करता है, ऊपर फ्लोट करता है ना, बस वैसे ही। तो इन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर भी, इन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, थिक। जैसे इसमें एग्जांपल की मैं बात कर रही हूँ ब्लू व्हेल के बारे में, जरूरी नहीं है ब्लू ही हो, कोई भी व्हेल ले लो। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक थिक लेयर मिलेगा, थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ स्किन, बीनीथ स्किन। स्किन के नीचे आपको बहुत ही थिक लेयर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लबर। क्या बोलेंगे इसको, ब्लबर। तो ये पॉइंट आप सब लोग ध्यान रखना कि ये क्या पढ़ा है मैंने आपको, ब्लबर पढ़ा है। और इसके अलावा आप लोग जानते हो बेटा कि फैट जो होता है वाटर के अंदर कैसा होता है, फैट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। बट जो चीजें पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है वो कहां पे सॉल्युबल होगी, वो सॉल्युबल होगी कहां पे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे ये मैंने एक बार काम किया था, मेरे घर पे पेंट का काम चल रहा था, तो उसमें घर पे ना कैरोसिन लेके आए थे उस टाइम। तो मैंने उसमें घी और तेल डाल के देखा था, तो वो सच में डिजोल्व हो गया था। बाकी घी जो होता है, तेल जो होता है, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। खैर ये तो आप लोग सब जानते ही हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आप लिपिड में,
और फैट में डिफरेंस क्या है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि फैट लिपिड होता है, लिपिड फैट होता है। लेट्स सी। देखो आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को मैं अपने आप बता दूंगी कि आपको ये नहीं पढ़ना है, बाकी जब तक मैं पढ़ा रही हूँ कंटिन्यूसली उसको सारा पढ़ते जाओ। तो देखो ये लिपिड जो होता है ये हमारे पास होता है एकदम सिंपल। अगर एकदम सिंपल है तो इसको बोला जाएगा सिंपल लिपिड। और अगर इस लिपिड के साथ में मैंने कोई पॉइंट ऐड कर दिया, कुछ चीजें ऐड कर दी, तो इसको बोला जाएगा सिंपली कॉन्जुगेटेड लिपिड। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड तो नहीं होते हैं बट वो लिपिड लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, लाइक इस तरीके से ना। तो ये क्या होते हैं, दीज आर डेराइव्ड लिपिड। ये क्या होते हैं, डेराइव्ड लिपिड। और सिंपल लिपिड का मतलब है प्योर लिपिड, मीन्स लिपिड। और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, फैट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैट। तो क्या मैं यहाँ पे कंक्लूजन बना सकती हूँ कि ऑल फैट्स आर लिपिड बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट। सारे फैट लिपिड होते हैं बट सारे लिपिड फैट नहीं होते। तो ऑल फैट्स आर लिपिड बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट। तो मैम ये फैट बेसिकली है क्या, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आईआईटी वाले स्टूडेंट जो है वो सिर्फ सिंपल फैट के बारे में पढ़ना है, आपको कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड लिपिड के बारे में नहीं पढ़ना है। तो जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो वहीं पे आप वीडियो बंद कर देना। तुम्हारे लिए आज छोटा सा वीडियो है, बस इतना सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, सिंपल लिपिड के बारे में, या फिर इसको हम बोलेंगे क्या, फैट, या फिर इसको हम बोलते हैं TAG, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो मैम आप मुझे बताओ कि ये जो है ना मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं होते, मीन्स ये पॉलीमर क्यों नहीं है। क्योंकि इसको बनाने के लिए सिंपली आपको एक ग्लिसरॉल की और 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलो फैट बनाना शुरू करते हैं कि फैट का बेसिकली स्ट्रक्चर होता कैसे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये पढ़ना है बेटा सबको। तो देखो ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया 3 कार्बन, और तीनों कार्बन पे मैंने OH ग्रुप ऐड कर दिया। कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया, OH ग्रुप। बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। तो नाउ ये कितने मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल होगा जस्ट 1। तो इसको हम बोलते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ऑल मीन्स क्या होते हैं, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 1 मॉलिक्यूल हो गए। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होते हैं, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पीछे एक कार्बन है, इसके पीछे एक कार्बन है, कार्बन 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 एंड कार्बन। तो एक कार्बन की लंबी सी चेन जिसके पीछे आपको मिलेगा एक एसिड। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। ये मैं अभी समझाऊंगी आपको फैटी एसिड कैसे होते हैं। बाकी आप बैलेंस ही कंप्लीट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 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 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3। तो इस तरीके से ये क्या होता है, फैटी एसिड, है ना। तो ये एसिड जो है फैट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाएगा, फैटी एसिड। मैं एक काम करती हूँ, इस पूरे ग्रुप को यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी R। यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखने वाली हूँ, उसको R। तो देखो फैट कैसे बनाएंगे, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और इसके पीछे ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, ये वाला मैं लिख देती हूँ R1। तो अब फैट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे बेसिकली एक एसिड का और अल्कोहल का रिएक्शन होने वाला है। तो ये मुझे IIC बेंगलोर का जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसके अंदर मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो एसिड क्या प्रोवाइड करता है और अल्कोहल क्या प्रोवाइड करता है। तो देखो, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो एसिड होता है ये OH ग्रुप प्रोवाइड करता है। मैंने OH माइनस नहीं बोला है, मैंने OH ग्रुप बोला है। देखो OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन होता है, जबकि ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो मैं इस अल्कोहल ग्रुप की बात कर रही हूँ ना। तो ये यहाँ से क्या प्रोवाइड करेगा, OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा, और यहाँ से क्या हटेगा, H ग्रुप हटेगा। तो H और OH मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा -H2O।
माइनस H2O हो गया। तो अब ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, CH2 और ये क्या बचा, O बच गया। और इसके अंदर ये क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो इसको मैं ऐसे ओपन करके लिखूं तो प्रॉब्लम नहीं, और फिर यहाँ पे बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे R1। तो बेसिकली ग्लिसरॉल के पास OH ग्रुप कितने, 3 है ना, तो नो डाउट यहाँ पे फैटी एसिड कितने बाइंड हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 फैटी एसिड बाइंड हो सकते हैं। चलो एक और बाइंड करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, CHOH है, यहाँ पे ये COH, एंड इसको मैं सेकंड फैटी एसिड बोल देती हूँ, दिस इज सेकंड फैटी एसिड ना, R2। तो अब अगेन क्या होगा, अगेन जब हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ते हैं तो एसिड क्या प्रोवाइड करते हैं, OH, और अल्कोहल क्या प्रोवाइड करेगा, H। तो इस केस में क्या होगा कि यहां से तो H हट गया, तो सिर्फ बचा क्या, O। और यहां से ये क्या बचा, CO। तो इस C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, R2। तो ऐसे लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो इसके अंदर एक और OH ग्रुप है ना, तो इसके साथ में एक फैटी एसिड हम लोग और बाइंड कर देते हैं। ये ध्यान रखना, IIT वाले स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, तो यहाँ से OH ग्रुप हटेगा, यहाँ से क्या हटेगा, H ग्रुप हटेगा, और फिर ये रिएक्शन बन जाएगी क्या, यहाँ से हो जाएगा CH2 और यहाँ से क्या बचा, O। अब यहाँ से क्या बच गया, ये बच जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा क्या, R3। तो ये जो वन मॉलिक्यूल, ये जो पूरा एक मॉलिक्यूल बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, फैटी एसिड। बस इसमें थोड़ा सा मैं चेंज ये करूंगी कि जब तीनों चेन एक तरफ होती है ना, तो इनमें थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाली चेन को उधर ले जाते हैं, बीच वाली चेन को इधर ले आते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे O, और यहाँ पे हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R2। तो ये नेचुरली आपको ऐसा मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया, तो आपको समझ आ रहा है। इस केस में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज हुए, एक वाटर यहाँ से बनेगा, एक वाटर यहाँ से बनेगा, एक वाटर यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो एंटायर पूरा जो मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है फैट का एक सिंगल मॉलिक्यूल। ये फैट का क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सिंपल लिपिड भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर बॉन्ड आप देखोगे तो ये CO बॉन्ड कौन सा होता है, केमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो CO कौन सा होता है, एसाइल बॉन्ड। CO बॉन्ड कौन सा होता है, एसाइल बॉन्ड। तो बताओ इस ग्लिसरॉल के साथ में जब फैटी एसिड बाइंड हो रहा है तो टोटल कितने एसाइल बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप बोलोगे 1, 2 एंड 3। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या इसको और ट्राई ग्लिसराइड भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको ट्राई ग्लिसराइड बोलते हैं, या फिर इसको मैं दोनों लिख देती हूँ, ट्राई ग्लिसराइड, या फिर और इसको बोल सकते हैं हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है बेटा कि यहाँ पे फैट के एक सिंगल मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे ग्लिसरॉल के कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल। और फैटी एसिड की कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या फॉर्म होगा, फैटी एसिड फॉर्म होगा। और अगर मैं प्रॉपर बॉन्ड की बात करूं तो आप इस पूरे बॉन्ड को क्या देख रहे हो, तो ये पूरा बॉन्ड कौन सा है, एस्टर बॉन्ड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा था, पेप्टाइड बॉन्ड। शुगर के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में क्या मिलेगा, एस्टर बॉन्ड। पर हम लोगों ने क्या देखा था, तो बॉन्ड्स का नाम याद रखना। तो फैट के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, एक ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड है, तो यहाँ कोई रिपीटेशन आपको नहीं मिलेगा। एंड कॉमन सेंस की बात है, जब रिपीटेशन नहीं है तो उस कंडीशन में ये एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होगा। और इसका मैक्सिमम अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो ये मैक्सिमम मिलेगा आपको क्या, बिलो 800 डाल्टन। कितना होता है बिलो 800 डाल्टन, सॉरी बिलो। और अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा जब होता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं क्या, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा। अब एक चीज वापस देखो ये क्या है, ये मान लो सपोज करो
यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल के अंदर मैंने एक लॉन्ग चेन ऑफ एसिड बाइंड कर दिया है ना। तो अब मुझे बताओ ग्लिसरॉल के साथ में कितने फैटी एसिड बाइंड है? जस्ट वन। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? दिस इज मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे इसको? मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। अब सपोज करो कि इस ग्लिसरॉल के साथ में मैं एक फैटी एसिड और बाइंड कर दूं, तो इसको क्या बोला जाएगा? अब इसके अंदर बाइंड हो गए दो एसाइल बॉन्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और अगर मैं इसके साथ में एक थर्ड फैटी एसिड और अगर बाइंड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। क्लियर हुआ? तो एक फैटी एसिड बाइंड होने पर एक एसाइल बॉन्ड बनेगा, तो उसको बोलेंगे मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। एक फैटी एसिड बाइंड, दो फैटी एसिड बाइंड होने पर दो एसाइल बॉन्ड बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और तीन फैटी एसिड बाइंड होने पर ये बन जाएगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फैट के वन मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए ग्लिसरॉल का वन मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। और जब यहाँ पे फैट का सिंथेसिस होता है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो यानी सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस, है ना। जैसे हमने प्रोटीन भी जब बनाया था तो अमाइनो एसिड को जब जोड़ा था तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, तो अगेन वो क्या था? डिहाइड्रेशन प्रोसेस। जब हमने शुगर और शुगर को जोड़ा था, मैं डाइसेक्राइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना भूल गई थी, तो वो मैं बता देती हूँ। तो डाइसेक्राइड के अंदर हमने क्या देखा था? डाइसेक्राइड में हमने देखा था कि जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज बाइंड होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या था? C6H12O6 था। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 होगा। तो इससे जब डाइसेक्राइड बनेगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? C12H24O12 होना चाहिए। पर जब दो शुगर जब बाइंड होती है तो अगेन वहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, तो ये 24 की जगह 22 हो जाएगा और ये 12 की जगह कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये चीज वहां पे आप ऐड कर लेना डाइसेक्राइड के अंदर। तो डाइसेक्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो कि जब फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जब बाइंड हो रहा है तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। आगे जाके बेटा हम साबुन बनाएंगे, तो साबुन बनाने के टाइम मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। अब उसके बाद में आप लोग एक काम करो, आईआईटी वाली जो है इस वीडियो को यहीं पे रोक दो। अब तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रख लेना कि ये जो फैटी एसिड होता है ना, ये क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ एसिड होता है। ये क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ एसिड होता है। और ये लॉन्ग कार्बन की जो चेन है, इसमें टोटल 16 कार्बन भी हो सकते हैं, इसमें 18 कार्बन भी हो सकते हैं, और इसमें हो सकते हैं 20 कार्बन भी। तो इतनी कार्बन की लंबी चेन हो सकती है ये, ठीक है। बट ये चेन क्या होती है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आईआईटी वाले स्टूडेंट इसको वीडियो को बंद कर दो, और बायो वाले स्टूडेंट अब इसको आगे पढ़ते जाओ। तो आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी? कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो, तो नाउ इसके बारे में कॉन्जुगेटेड लिपिड नहीं पढ़ाऊंगी मैं, पहले आपको फैटी एसिड के टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ। तो फैट के अंदर एक तो था ग्लिसरॉल और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? फैटी एसिड। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। तो फैटी एसिड जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दूसरा हो जाएगा यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और कॉमन सेंस की बात है, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन की सारी वैलेंसी यहाँ पे कौन मैक्सिमम वैलेंसी कौन फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। बट अनसैचुरेटेड में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है बेटा फैटी एसिड में। तो यहाँ पे इसमें अनसैचुरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डबल बॉन्ड। पर डबल बॉन्ड के अंदर भी दो चीजें बेटा। डबल बॉन्ड अगर इसके अंदर ओनली वन होता है, ओनली वन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और इसके अंदर मोर देन वन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मोर देन वन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो आप इसमें क्या बोलोगे कि इसमें अनसैचुरेशन कितना है? एक है।
सो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसमें सैचुरेशन क्या है, एक से ज्यादा है, तो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब एक काम करो, हमारे घर के अंदर जो घी और तेल के जो डब्बे पड़े हैं ना, ठीक है, वीडियो पोस्ट करो और वो फटाफट से लेके आओ, हाँ, और क्लास में अभी लेके बैठो और फिर उसमें देखो घी के डब्बे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसमें मतलब पीछे जो कंटेंट लिखा है ना, तो उसमें सैचुरेटेड ज्यादा है या अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड मतलब ऑयल के पीछे जो कंटेनर है ना, उसमें ज्यादा क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो पोस्ट करके जाओ, देखो, फिर हम आगे शुरू कर दें। तो जब आप लोग ये देखोगे तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं और जो ऑयल होता है उस ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है। तो घी आपको कहां से मिलता है, घी आपको मिलता है एनिमल से, तो इसका मतलब एनिमल्स की फैट के अंदर आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेंगे, बट प्लांट्स की फैट के अंदर आपको क्या मिलेंगे, ज्यादातर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेंगे। अब किसी पर्सन को अगर हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमने जस्ट अभी चैप्टर कंप्लीट किया था ना, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस है। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें कैल्शियम, फाइबर, कोलेस्टेरॉल, फैट, इनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वेसल्स जो होती है वो क्या होती है, मतलब नैरो हो जाती है। तो उनको फिर क्या किया जाता है, फैट खाने के लिए स्पेशली घी नहीं खाना चाहिए। घी सिर्फ उन्हीं को खाना चाहिए जो बहुत एक्सरसाइज कर दे या फिर उनका काम बहुत मैनुअल है, जैसे मजदूर लोग, उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो घी जो होता है वो बेस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट घी का एक प्रॉब्लम है कि बॉडी के अंदर डिपॉजिट ज्यादा होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर, तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं, हमारे यहाँ घी जो होता है वो जनरली सर्दियों के अंदर खाया जाता है ताकि वो बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो। तो मान लो कभी हमने कभी खाना नहीं खाया तो इमरजेंसी के अंदर वो फूड होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टोरेज इसका घी का या सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, उनका ये होता है, डिपोजिशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जबकि इनका टेंडेंसी डिपोजिशन के लिए नहीं होता है। तो अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो उनको हमेशा प्रिफर किया जाता है कि आप लोग ऑयल खाइए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कार्डियक डिसऑर्डर में उनको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप जितना ज्यादा होगा पॉली अनसैचुरेटेड खाइए। एंड आजकल थोड़ा फैशन चल रहा है इसका ऑलिव ऑयल का, एंड ऑलिव ऑयल का फैशन इसलिए चल रहा है बेटा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसमें देखते हैं कैसे। अब मैंने क्या किया, इसका मुझे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो, एक तो इसमें एसिड ग्रुप हो गए। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखती जा रही हूँ, और लास्ट में ये हो जाएगा CH2 एंड ये हो जाएगा CH3, और बाकी इसकी वैलेंसी में कंप्लीट कर देती हूँ, CH2 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 CH2। तो मैडम यहाँ पे ये टोटल कार्बन कितने होंगे, सॉरी, ये टोटल कार्बन कितने, 15 है, और ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा 16। क्या इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूँ, COOH, ये हो जाएगा, और लास्ट में ये हो गया CH3। अगर मुझे इसमें टोटल 16 कार्बन लिखने हैं तो क्या हो जाएगा, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखू, यहाँ पे मैं लिखूंगी 14, तो ये 14 15 और 16, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 16। तो ये 16 कार्बन का जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसको बोलते हैं पामिटिक एसिड, और क्लास 11th के लिए ध्यान रखना। और 12th बायो के स्टूडेंट का बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर देखो कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड के अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं, ये टोटल 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2। अब यहाँ पे होल क्या लिखो मैं, 14, और ये हो जाएगा क्या, COOH। तो ये क्या हो गया, पामिटिक एसिड हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेरिक एसिड। पामिटिक एसिड का डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ डायग्राम में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
स्टेरिक एसिड के अंदर यहाँ पे ये टोटल 18 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2 होल, क्या लिखूं अब मैं यहाँ पे, यहाँ मैं लिखूंगी अब 16, क्योंकि 16, 17 और ये क्या हो जाएगा 18, तो टोटल कितने हो गए 18 कार्बन हो गए। बस ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। हाँ बेटा याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले ऑलिक एसिड। अब मैं इसको याद करने का एक आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो स्टेरिक एसिड में क्या है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इसके पास वाला कार्बन CH2 मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे आ जाती हूँ। तो देखो CH2 सारे कार्बन पे कितने होंगे, सारे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और टोटल कार्बन लास्ट कार्बन पे क्या होगा CH3। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये क्या हो जाएगा 18। तो ये हो गया हमारा स्टेरिक एसिड का डायग्राम। अब देखो इसी में मॉडिफिकेशन करके मैं बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाने वाली हूँ। स्टार्ट करें। तो अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड आपको कहां पे मिलता है, 9th कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड मिलता है तो ये डायग्राम है ऑलिक एसिड का। ये डायग्राम किसका है, ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड। तो ऑलिक एसिड में भी कार्बन कितनी होंगी, तो 18 कार्बन ही, बट इसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी 9। तो ये जो डेल्टा होता है ना, ये डेल्टा का मतलब है डबल बॉन्ड, तो और इसकी पावर 9 मतलब क्या होता है 9th कार्बन के ऊपर। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनोलिक एसिड। इसमें आप एक काम करो, टोटल कार्बन 18 ही है, बट इसमें 9th पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड होता ही है, एक 12 पे और लगा दो, ठीक है। तो ये 9th वाला हो गया, 10th, 11th और ये 12th। ये डायग्राम आप किसका बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते ही ये डायग्राम बन जाएगा लिनोलिक एसिड का। एक और बनाते हैं लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड के अंदर टोटल 18 कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे 9, 12, 15 3 ऐड करते जाओ। देखो 9 में 3 ऐड किया 12 में 3 ऐड किया, कितना हो गया 18। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिनोलिक एसिड। तो ये 15th कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो कितना आसान था। देखो स्टेरिक एसिड में 9th पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड जोड़ो, बन जाएगा ऑलिक एसिड। फिर एक और डबल बॉन्ड जोड़ दो तो ये बन जाएगा लिनोलिक एसिड। एक और डबल बॉन्ड जोड़ दो तो ये बन जाएगा लिनोलैनिक एसिड। ये समझ आ गया पक्का। चलिए तो अब मैं इसको कंपाइल करके लिखूंगी। अब तो ऑलिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड कितने थे, ऑलिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड एक ही था बेटा, तो वो एग्जाम्पल होगा किसका, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, ऑलिक एसिड। और इसको लिखने का तरीका क्या है, 18 रेशियो डबल बॉन्ड डेल्टा पावर 9। तो यहाँ पे 18 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कार्बन को, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को, इसकी पावर रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसका जनरल मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका, तो ये COH है, फिर यहाँ पे CH2 होगा, फिर पता नहीं होल 4 कितना आएगा, CH2 है ना, और फिर यहाँ पे एक CH होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, CH होगा, फिर लास्ट में एक और CH2 आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो अब ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। बस यहाँ पे मुझे ये लिखना है कि यहाँ पे कार्बन कितने होंगे। तो ये कार्बन कौन सा है, ये वाला फर्स्ट कार्बन है। हमने बोला था कि इसका डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे होता है, 9th पे। तो ये कौन सा हो गया 10th। लास्ट कार्बन कौन सा था, तो ये हो जाएगा 18। तो बताओ 1 और 9 के बीच में कितना होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 7, क्योंकि 7, 8 और ये वाला कौन सा हो गया 9। फिर क्या है 10,
10 में मैंने 7 ऐड किया तो कितना हुआ 17, और ये लास्ट कार्बन हो जाएगा कौन सा 18। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे CH2 के ब्रैकेट में क्या लिखना है ना। तो ये बन जाएगा इसका क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम? अगर ज्यादा दिक्कत है तो कोई बात नहीं, पूरा पहले चेन लिख दो, फिर उसमें काउंट करके देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनोलिक एसिड के बारे में। लिनोलिक एसिड, तो इसमें भी क्या होंगे, टोटल 18 कार्बन होंगे। रेशियो डबल बॉन्ड कहां पे होगा 9th कार्बन पे, और एक होगा 12th कार्बन पे। तो मोर देन 1 डबल बॉन्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये हो जाएगा लिनोलिक एसिड, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा लिनोलैनिक एसिड। तो लिनोलैनिक एसिड में क्या होगा, टोटल 18 कार्बन होंगे। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रही हूं, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 9, 12 और कितना होगा 15। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि आपको सबसे ज्यादा अनसेचुरेशन किसमें मिलेगा, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलैनिक एसिड, 4 ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे ज्यादा अनसेचुरेशन आपको मिलेगा इसके अंदर। फिर एक हम लोग और पढ़ते हैं यहाँ पे एरिकिडोनिक एसिड, और एरिकिडोनिक एसिड के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना। तो एरिकिडोनिक एसिड के अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं 20 कार्बन होते हैं, और इसके अंदर डेल्टा, अब मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि इसमें कार्बन कितनी डबल बॉन्ड कितनी जगह पे होते हैं, बस ये मुझे पता है कि इसमें डबल बॉन्ड कितने होते हैं, इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ध्यान रखना इसमें कितने, यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 डबल बॉन्ड, और इसकी पोजीशन आपको याद नहीं रखनी है कि 4, 8, 11, 12 जो भी है, पोजीशन आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। बस ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, अनसेचुरेशन मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हमें चोट लगती है ना तो हमें पेन होना शुरू होता है ना, तो पेन के अंदर वो पेन क्रिएट कौन कर रहा है, तो ये पेन क्रिएट करता है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो क्लास 11th के बच्चे जो है इसको अच्छे से याद रखें ना, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब तो ये जो एरिकिडोनिक एसिड जो है वो अब मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन में। एंड यू नो पी से प्रोस्टाग्लैंडिन और पी से पेन, अभी हम लोग एक सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी पेन। 12th क्लास में इम्यून सिस्टम पढ़ोगे फिर आएगा ये प्रोस्टाग्लैंडिन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, बट वहां पे वो पेन क्रिएट नहीं करता है। एक्चुअली ह्यूमन के सीमन के अंदर भी प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो वो सीमन जो है वो यूट्रस की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस करता है, तो वहां पे उसका एक्शन अलग है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्शन से क्या होगा कि जो स्पर्म होंगे वो ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ ट्रांसफर होंगे, और वो मतलब ट्रांसफर किए जाते हैं किस तरफ, ओविडक्ट की तरफ। तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन का अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये पेन भी क्रिएट कर सकता है, या फिर हम बोलेंगे कि यूटेराइन मसल्स के अंदर, सॉरी ये और कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सीमन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से बनता है, एरिकिडोनिक एसिड से मॉडिफाइड होता है। तो ये एक मॉडिफाइड फैटी एसिड है, ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। अब हमें जब सरदर्द होता है तो सरदर्द के टाइम हम क्या खाते हैं, दवाई खाते हैं ना, तो दवाई करती क्या है, वो दवाई प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देती है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता कौन है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो एरिकिडोनिक एसिड को मॉडिफाइड करके क्या बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, और एक्चुअली इस एंजाइम को इनिबिट कर देती है पेन किलर। तो पेन किलर क्या करेगी, इसके एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगी, तो उसकी वजह से एरिकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं पाता है, तो उसकी वजह से पेन भी नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई कहानी फैटी एसिड के बारे में। तो बहुत सिंपल थी, पामेटिक एसिड 16 कार्बन, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन, 18 कार्बन में एक डबल बॉन्ड जोड़ा 9th पे तो बन जाएगा ऑलिक एसिड, एक और डबल बॉन्ड जोड़ा 12 पे तो लिनोलिक एसिड, और एक और डबल बॉन्ड जोड़ा 15 पे लिनोलैनिक एसिड। बट इन सब के अंदर 18 कार्बन था, बट एरिकिडोनिक एसिड के अंदर कार्बन कितने होंगे 20। और ये याद रखना कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो एक्चुअली कहां से मॉडिफाइड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का केमिकल नेचर क्या है, दिस इज मॉडिफाइड फैटी एसिड। तो प्रोस्टाग्लैंडिन में कार्बन कितने होंगे 20 कार्बन, ठीक है। तो आगे चलिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है।
आगे नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अब कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में। चलो मैं एक काम करती हूँ, फिर आज की क्लास में यही ओवर कर देती हूँ, क्योंकि क्लास 11th को मैं ऑलरेडी एक एनालिडा वाला पार्ट देख चुकी हूँ, ठीक है। बट क्लास 12 के जो स्टूडेंट है वो आगे चलो, मैं आगे कॉन्जुगेटेड लिपिड वाला पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। क्लास 12 के लिए आगे